Hello everyone, in this video we are going to do the summary of chapter 5 of the novel Kantapura. In this chapter, the writer describes the Skeffington coffee estate. It is a big coffee plantation spread over thousands of acres. Its original owner was called Hunter Sahib because he always moved with a hunter in his hand. चैप्टर 5 में नोवेलिस्ट ने स्केफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट को डिस्क्राइब किया है। वो एक बहुत बड़ा कॉफ़ी का बाग है जहाँ जो कि हज़ारों एकड़ में फैला हुआ है। जो इस बाग के असली मालिक थे उनका नाम था हंटर साहिब, या फिर उनको इस नाम से बुलाया जाता था क्योंकि वो हमेशा एक हंटर अपने हाथ में लेकर घूमा करते थे। आफ्टर हिज डेथ हिज नेफ्यू बिकेम इट्स ओनर। द पुअर पीपल फ्रॉम द प्लेन्स वर रिक्रूटेड हेयर एज कूलीज, दैट इज़ वर्कर्स। तो हंटर साहिब की डेथ के बाद उनके भतीजे को इसका मालिकाना हक मिल गया स्टेट का, तो वो इसके नए मालिक थे। प्लेन्स मतलब कि मैदानों से गरीब लोगों को यहाँ लाकर मजदूरी कराई जाती थी उनसे। The poor people were enticed to come here with false promises which were never fulfilled. तो लोगों को, जो गरीब लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाकर लाया जाता था, बड़े बड़े वादे किए जाते थे, बट उनमें से कुछ भी फुलफिल नहीं होता था, कुछ भी सफल नहीं होता था। दी वर्किंग कंडीशंस वर वेरी हार्ड, तो जो उनके काम करने की स्थिति थी वहाँ पे वो बहुत ही बुरी थी। इट रेन्ड हेविली हेयर एंड दे हैड टू वर्क इन रेन, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही होती तब भी उन लोगों को काम करना पड़ता था। द एरिया वॉज ऑल्सो फुल ऑफ स्नैक्स, तो उस एरिया में, इस कॉफ़ी स्टेट के अंदर बहुत सारे सांप भी रहते थे। सो द वर्कर्स हैड टू फेस ग्रेट हार्डशिप्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो जो मजदूर थे वहाँ पे जो काम करते थे उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। The female workers were exploited sexually. If anybody dared to protest, her husband or father were beaten mercilessly. In this way, coolies lived a miserable life. तो जो फीमेल वर्कर्स होती थी इस कॉफ़ी स्टेट के वहाँ पे काम करने के लिए, उनका शारीरिक शोषण भी होता था। अगर कोई भी इसका विरोध करता तो उनके पति या पिता को बहुत ही निर्दयता से पीटा जाता था। तो वर्कर्स जो है, जो मजदूर लोग होते हैं, इसका प्रोटेस्ट करने में भी घबराते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थी, कितनी ज़्यादा मिजरेबल थी। बड़े खान द पुलिसमैन वॉज गिवन अ क्वार्टर टू लिव इन एट द स्टेट। ही एनकरेज द साहिब इन हिज डीलिंग्स विद द वर्कर्स। तो हमने देखा था बड़े खान को विलेज में कहीं भी जगह नहीं मिलती है रहने के लिए, बिकॉज वो मुस्लिम होते हैं, तो उन्हें एक क्वार्टर दिया जाता है स्टेट के अंदर। तो वो जो है बड़े खान स्टेट के अंदर साहिब को मदद करते थे वर्कर्स से डील करने में। The majority of the workers were परिहास, but some of them were Brahmins also. तो जो ज़्यादातर जो लोग स्टेट में काम करते थे वो कौन सी कास्ट के थे? परिहा कास्ट के थे, बट उन लोगों में से कुछ ब्राह्मण भी हुआ करते थे। They had progressive views. They often took the Parihas to Kantapura to participate in the गांधी भजन। सो जो कुछ ब्राह्मण लोग थे स्टेट के अंदर वर्कर्स में, वो परिहास को भी मदद करते थे, उन्हें वो मदद करते थे बिकॉज उनके जो विचार थे वो छोटे नहीं थे, बहुत ही प्रगतिशील थे, बहुत ही ओपन थे। तो अक्सर वो क्या करते थे, शूद्रों को गांधी जी के भजन में भाग लेने के लिए लेकर जाते थे। दे इन्वाइट मूर्ति टू कम टू दी स्टेट टू टीच द इग्नोरेंट कूलीज। तो कई बार ऐसा भी होता था कि वो मूर्ति को भी वहाँ बुलाते थे ताकि उन बेवकूफ़ मजदूरों को, उन भोले भाले मजदूरों को मूर्ति कुछ समझा सके, कुछ पढ़ा सके। They invited Murthy to come to the estate to teach the ignorant coolies. The day Murthy is to come, all are waiting eagerly for him. When Bade Khan comes to know of it, he decides to prevent him. तो जो ब्राह्मण कूली होते हैं वो शूद्रास जो होते हैं उनके मदद के लिए मूर्ति को स्टेट में इनवाइट करते हैं ताकि वो उन अनपढ़ों को कुछ पढ़ा सके। बट जब बड़े खान को इस बारे में पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो मूर्ति को वहाँ आने से रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।